ये शरीर एक बगीचे की तरह है और हमारी इच्छाएं बागबान की तरह। यानी खान पान और रहन सहन से जुड़ी इच्छाएं सही रहेगी तो हमारा शरीर भी अच्छा रहे। WHO हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाता है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ स्वस्थ खाना ही नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि कैसी दुनिया एक साथ आकर सभी को लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकती है। चिकित्सा के क्षेत्र में नए खोज, नई दवाएं और नए टीकों को बनाने के साथ ही स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्राथमिकता है। हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस को एक अनूठी थीम के साथ मनाया जाता है। WHO ने इस साल हेल्थ फॉर ऑल की थीम मनाने का फैसला किया है। इस साल WHO अपनी 75वीं वर्षगांठ भी मना रहा है, इसलिए इस दिन को खास बनाने के लिए WHO उन सार्वजनिक स्वास्थ्य सफलताओं को भी देखेगा जिन्होंने पिछले 7 साल के दशकों के दौरान जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। और आज इस खास दिन के बारे में हमारे साथ जानकारियां साझा करने के लिए जुड़े हैं जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ फेयर से मिस्टर राजीव मांझी। सबसे पहले मैं आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार करना चाहूँगा और हमारे साथ डॉक्टर प्रेरणा जी हैं एंड डॉक्टर सुनीला जी हैं एंड वी ऑल आर हियर टू फर्स्ट विश गुड मॉर्निंग टू ऑल दोज हु आर लिसनिंग आवर प्रोग्राम। सो डॉक्टर सुनीला जी, पहले मैं शुरू करती हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर राजीव मांझी हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि अप्रैल 7 को हम मनाते हैं, जो कि फाउंडर बेसिकली डे था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, हम वो हेल्थ अवेयरनेस पे बात करेंगे। जो हर साल WHO कुछ थीम सेलेक्ट करते हैं कि जो उस पर्टिकुलर वर्ल्ड हेल्थ डे पे उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि सेमिनार्स, हेल्थ फेयर और हेल्थ कैंपेन्स। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ, वेलनेस और कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ेस की जिनको हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस, क्योंकि हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो इस विषय में एक्सपर्ट है, तो उनसे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस क्या हैं और पब्लिक अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है इस विषय पे और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इन वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस से बचने के लिए। तो मैं शुरुआत करूंगी डॉक्टर राजीव से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी आएगा और जानकारी भी मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ क्या है और वेलनेस क्या है। डॉक्टर राजीव जी, धन्यवाद। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक जनरलिस्ट हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाना हमारा काम होता है और हम कोशिश करते हैं कि देश से बीमारियां ख़त्म हो, लोगों की परेशानियां ख़त्म हो, ये हमारी कोशिश रहती है। एक्सपर्ट्स जो ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी जो ध्यान रखते हैं, वो एक डिफरेंट टीम होती है। शायद मुझे पहले भी बताना चाहिए था कि आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट। अब रही बात, आज हम कह रहे हैं कि हेल्थ या वेलनेस क्या है। तो जब हम हेल्थ और वेलनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। हेल्थ और वेलनेस की बात अगर हम WHO के जिसके ईव पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं अगर उससे समझें तो एक वेलनेस और हेल्दी व्यक्ति का मतलब है नॉट ओनली फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़ और एनी एलिमेंट्स बट फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और सभी श्रोताओं से मैं इसके विषय में आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने मेंटल हेल्थ पे ज़रूर ध्यान रखें। और ये साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड है कि अगर आप हेल्दी हैं, आप एक्टिव हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका फ़िज़िकल हेल्थ अच्छा होगा। जब फ़िज़िकल हेल्थ अच्छा होगा तो आपके मेंटल हेल्थ भी अच्छे होंगे। सोशल हेल्थ में अपनी कोशिश अच्छी होनी चाहिए। बाकी लोगों के जो हैं बाहर के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपकी
मेंटल कैपेसिटी ये भी हो कि अब्जॉर्ब भी करें बहुत सारे नेगेटिविटी को और रिएक्ट ना करें, पोलाइटली रिस्पॉन्ड करें। तो इन सब बातों को लेकर के हम चाहते हैं कि हमारा देश स्वस्थ हो, हमारे सभी श्रोता, हमारे सभी नागरिक स्वस्थ हों, और ये भारत सरकार का लक्ष्य है कि देश को कैसे स्वस्थ रखा जाए, देश को कैसे आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ होना ज़रूरी है। इन विषयों पर बहुत चर्चा होती है और होती रहेगी, और आज होगी हमारे 2 विशेष और जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ। प्लीज़। बहुत अच्छी बात कही। जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ क्या हैं और वो कैसे ट्रांसमिट होती हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर सुनीला जी। जैसा आपने कहा कि वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ क्या हैं, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ काफ़ी सारी हैं, पर भारत में जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं वो मुख्य रूप से 6 हमें परेशान करती रही हैं, जो 6 वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं। और सबसे पहले जब वेक्टर बॉर्न की बात करते हैं कि ट्रांसमिशन के लिए कोई वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, वो वेक्टर जो है मुख्य रूप से मच्छरी है, मॉस्किटो है। तो मच्छर जो है जिम्मेवार है बहुत सारी बीमारियों का भारत में। और एक और वेक्टर है जिसे हम सैंड फ्लाई कहते हैं, जिसको हम टेक्निकली और साइंटिफिकली फ्लेबोटमस अर्जेंटिपिस कहते हैं, और लोग बालू मक्खी के नाम से भी जानते हैं, मच्छर के साथ बालू मक्खी। तो ये वेक्टर्स हैं और ये ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ेज़ को। एक इन्फेक्टेड व्यक्ति को अगर ये मच्छर काट लेते हैं, सो दे ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड, एंड देन व्हेन दे बाइट द अदर पर्सन, सो दूसरे आदमी को भी ये इन्फेक्ट कर देते हैं। और जब इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है तो आप जानते हैं कि जो मुख्य रूप से भारत में बीमारियाँ 5-6 जो हैं, उसमें सबसे पहले मलेरिया आ जाता है। जी। तो मलेरिया, आप देखिए मलेरिया की स्थिति भारत में कैसी रही है। एक समय था जब मलेरिया से बहुत डेथ होते थे, आज स्थिति बदलती जा रही है। यही बात कुछ इस इलाके में डेंगू को लेकर के था जी। डेंगू की स्थिति भी ऐसी होती थी। चिकनगुनिया भी यहाँ पे दिल्ली में अपना पांव पसार रहा है। जेई के केसेस कम हैं, बाकी क्षेत्रों में हम चर्चा के दौरान बात करेंगे। जापानीज एन्सेफेलाइटिस, उसके कुछ केसेस हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, ये काफ़ी राज्यों में जो है इसका प्रभाव देखा जा रहा है। और भारत के 4 राज्य में मुख्य तौर से हम काला आजार, जिसे हम विशुअल लिशमेनियासिस कहते हैं, इसके प्रभाव देखे जा रहे हैं। तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेज मुख्य रूप से भारत में हैं। जी। तो जो दिल्ली की अगर स्थिति देखें तो कौन सी इन 6 में से कौन सी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है और जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा? जी, अच्छा, आपने दिल्ली के संदर्भ में जो आपने प्रश्न किया, इसको 2 तरह से हमें देखना पड़ेगा। एक तो ट्रांसमिशन पीरियड, अगर हम देखें तो अभी डेंगू का मीडियम ट्रांसमिशन पीरियड शुरू हो गया है मार्च अप्रैल में, और ख़ासकर जो अभी हाल की बारिश हुई है, उस बारिश के बाद से इसका दर बढ़ गया है। और हमारे पास तो रिकॉर्ड्स होते हैं, केसेस के डेटा आने लगे हैं। तो इसका मतलब डेंगू जो है दिल्ली के लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है। डेंगू फॉलोड बाय चिकनगुनिया, और मलेरिया आजकल दिल्ली में जो है कभी सेकंड, कभी थर्ड और कभी कभी फर्स्ट आ जाता है। तो 3 बीमारियां जो है वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जो हैं वो दिल्ली में रहती हैं। ये ठीक है। तो अगर हमें अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है इनसे, तो उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए जो बहुत ही लेमैन को भी समझ में आए और वो इसका फॉलो करे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पूछा कि क्या करना चाहिए हम सबको जिससे इससे बचाव हो। अगर हम सबसे पहले मलेरिया की बात करें तो किसी को भी एनाफिलिस मॉस्किटो हम जानते हैं, जिसके काटने से मलेरिया की बीमारी होती है। तो उसमें ज़रूरी है कि जैसे भी किसी व्यक्ति को बुखार राइगर्स के साथ हो और ठंड लगे उसमें, तो उसे ज़रूर डॉक्टर को बताना चाहिए कि ये स्थिति है। और आजकल मलेरिया के लिए बहुत ही श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट है। तुरंत इसका डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी है, नहीं तो ये फेटल हो जाता है जी। ये घातक हो सकती है बीमारी। तो इस बीमारी से ज़रूरी है कि डायग्नोसिस आपका टाइम पे हो जाए कि ये मलेरिया है। टेस्ट अवेलेबल हैं, तो इसमें इवन हमने आशा को RDT किट्स दे रखे हैं, तो आशा ही देख करके बता देती है, इवन जो रिमोट एरियाज़ की अगर हम बात करें।
बाकी दिल्ली में ऐसी कोई बात नहीं, जैसे ही मलेरिया डायग्नोज हो इसके श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट है और आदमी ठीक हो जाते हैं। जी। तो पहली बात तो ये है कि अगर किसी को मलेरिया हो जाए या आपको बुखार है ठंड के साथ तो आप तुरंत डॉक्टर को बताएं और उसका इलाज कराएं। लेकिन अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि उससे बचाव क्यों ज़रूरी है, तो मच्छर, जब हम जानते हैं कि इन सभी बीमारियों के जड़ में मच्छर है, तो मच्छर से बचाव ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम फुल बॉडी को पहले कवर करने वाले कपड़े पहने, जो अडल्ट मॉस्किटो से बचने के लिए हम अपने यहाँ स्प्रे करवाएं, फॉगिंग की व्यवस्था रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये करें जो अडल्ट मच्छर है। अब रह गई बात कि मच्छर पनपे ही नहीं, उसके ब्रीडिंग को रोकना है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि साफ सफाई रखें अपने आसपास, ये ध्यान रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, तो इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये साफ पानी में पनपने वाले जो मच्छर हैं वो एडिस हैं, जिसकी आपने बात कही। तो एडिस साफ पानी में पनपते हैं और वो कहीं भी हो, बारिश के बाद अगर आप देखें पानी कहीं इकट्ठा हो गया तो चांसेस हैं एडिस के। बिल्कुल, उससे उससे बचना है। और बहुत लोग समझते हैं कि उस किसी बर्तन में या किसी कंटेनर में बहुत लोगों को लार्वा भी दिख जाता है और उसको पलट देते हैं, सोचते हैं कि अब तो ये ख़त्म हो गया, सूख गया। लेकिन ये महीनों तक लार्वा जो उसके एक से ख़त्म नहीं होते, जैसे ही दोबारा पानी आपने उसमें रख दिया वो फिर रिवाइव हो जाते हैं। तो उसे आपको स्क्रब करके साफ़ करना होता है। नहीं तो हम सजेस्ट करते हैं कि उसमें केमिकल का प्रयोग करें, टेमीफॉस है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो उससे ख़त्म करें। तो लार्वा से बचने के लिए ज़रूरी है कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, और अगर कहीं भी हो जाता है आपके आसपास, ये ज़रूर ध्यान रखें। मैं बाद में चर्चा जब इस तरह से कुछ संदर्भ में बताऊंगा कि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जहां शॉर्ट इलाज नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा। डेंगू के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है और अभी वैक्सीन्स में प्रयास चल रहे हैं जी। मलेरिया से डेंगू की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। तो इसलिए डेंगू के लिए हमें बचाव ज़रूरी है। डेंगू में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और बहुत बार हमने देखा है कि आपके शरीर में एंटीबॉडी बनते 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 स्थिति एक ऐसी आ जाती है जब प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो जाते हैं। तो उस स्थिति से बचने के लिए हम ऑफ कोर्स इन्फ्यूज़ करते हैं प्लेटलेट्स को, लेकिन बेहतर तो ये है कि वो स्थिति ना आए जी, और हम बचाव करें। तो जैसा कि आपने कहा कि हम कोई कंटेनर साफ़ सफाई रखें, कहीं पानी इकट्ठा हो जाए उसे पलट दें या उसे जमा ना होने दें, आसपास में सबको बताएं और बचाव रखें मच्छरों से, जो ग्रोन अप मच्छर हैं, ताकि ये बीमारी ना हो। बहुत अच्छी कुछ बातें बताई डॉक्टर मांझी ने, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। इसके बाद सुनीला जी बताइए। जी, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, इन बीमारियों से बचने के लिए, और डायग्नोसिस एक इम्पॉर्टेंट तरीका है कि ये टाइम से डायग्नोज हों और टाइम से ट्रीट हों ये चीज़ें। तो what are the challenges that we face in diagnosing and treating these diseases? जी, देखिए, जहाँ तक प्रश्न है डायग्नोसिस का, शहरों में, और अगर हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं या जिस किसी से बात करें ज़रूर बताएं कि कोई भी बीमारी हो, आप एक एक्सपर्ट के पास, डॉक्टर के पास, हमारे पीएचसी में चले जाएं, सीएचसी में चले जाएं। वेलनेस सेंटर है, भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने इसका पूरा नेटवर्क बना रखा है। तो आप किसी डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाएं कोई भी बीमारी हो। और डायग्नोसिस में भारत आज इस स्थिति में है कि पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट हैं। हमारे पास हर तरह के टेस्ट किट्स हैं और वो रेडिली अवेलेबल है। सो डायग्नोसिस बनाना ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑफ कोर्स जो डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, वो बेस्ड ऑन देयर ओन क्लिनिकल जजमेंट दे डू डायग्नोस वेरी ऑफन। 100% उनके डायग्नोसिस बहुत अच्छे होते हैं। बट हमारे पास किट्स भी अवेलेबल हैं। माइक्रोस्कोपी जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है, बट उसके साथ रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स भी बहुत अवेलेबल हो गए हैं हर बीमारियों के लिए। तो डायग्नोसिस बनना अब आसान हो गया है। जी, और अभी करंटली मलेरिया की क्या सिचुएशन है दिल्ली में? दिल्ली में मलेरिया की स्थिति अभी नियंत्रण में है, काफ़ी नियंत्रण में है, पर डेंगू के केसेस बहुत रिपोर्ट होने लगे हैं। तो इसलिए हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है और मच्छर के काटने से बचाना बहुत ज़रूरी है।
और चिकनगुनिया का क्या status चिकनगुनिया है? अभी तो तीसरे स्थान पे है, तो अभी बहुत कम इसके इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। उम्मीद है कि भारत सरकार, राज्य सरकार या आप हम सबके प्रयास से इसे वो विराट रूप नहीं लेने देंगे हम लोग। जी। तो चिकनगुनिया के क्या सिम्टम्स होते हैं जिनको आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहे कोई? देखिए, ये एक्सपर्ट्स बहुत सारे फैक्टर्स को देख के करते हैं, और हमें इस चीज़ को नहीं बढ़ावा देना है कि अपने से डायग्नोसिस बनाएं। ये हमेशा ध्यान रखना है बिल्कुल, बिल्कुल। कि बहुत से लोग हम में से क्या करते हैं कि 2-4 देख लिया है, और हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या करता है कि एक बीमारी मुझे एक सिम्टम हो तो बाकी 3-4 सिम्टम हम खुद ही अज्यूम करने लगते हैं कि नहीं, मुझे ये भी लग रहा है, मुझे ऐसा भी है। तो ये हम एक्सपर्ट्स के लिए हमेशा ध्यान रखें कि जो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, उसको ज़रूर दिखाएं। अगर अपने आप से ना करें। ये मैं इसलिए सबको कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ये ना करें कि आपको बुखार है, आपको ठंड है तो ये है। अगर आपको कुछ और परेशानी है आपके यहाँ, तो बहुत लोग अपने से कहते हैं कि साहब हमारा तो वेट लॉस हो रहा है, भाई बुखार है 2-3 दिन के वजह से, आपने कुछ नहीं खाया इस वजह से है। तो बहुत सारी, तो वो डायग्नोसिस भी अपने लेवल पे बनाने लगते हैं। वो हम चाहें, हमें कोशिश करनी चाहिए किसी हम प्रमोट ना करें। वो पर हमें अपने आप को देखना चाहिए कि क्या सिम्टम है। मतलब ये हम डॉक्टर को भी ठीक से बताएं। हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल जो हम फील कर रहे हैं वो हमें उन तक पहुंचाएं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, फीवर एक ऐसी चीज़ है। अब फीवर जहाँ तक है, अगर हम बात करें कि फीवर की बात करें, तो फीवर जो है 100+ रीजंस के वजह से आपको फीवर होंगे। अब उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है, इससे डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं। अब फीवर विद चिल्स है तो नेचुरली उनका इंडिकेशन मलेरिया की तरफ जाता है। सो इस तरह की चीज़ें हैं। कभी अकड़न है गर्दन में या बाकी चीज़ें हैं, तो उनका कहीं ना कहीं, या जॉइंट्स पेन शुरू हो गए तो उनका कहीं ना कहीं जो है चिकनगुनिया की तरफ उनका इंडिकेशन चला जाता है। तो वो जो भी परेशानी है आप डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं, पर सारी चीज़ें डायग्नोज ना करें। जी। आपने कुछ कम जानकारी वाली वेक्टर बोर्न डिसीजेस के बारे में भी बताया, जैसे येलो फीवर जो दिल्ली में कम प्रिवेलेंट है। नहीं, है ही नहीं। एन्सेफेलाइटिस, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, इसके केसेस मिलते हैं दिल्ली में। एन्सेफेलाइटिस के बाहर से केसेस आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो जेई के भी यहाँ नहीं है। हाँ। एंड ज़िका वायरस का भी, वायरस कुछ ज़िका के भी हैं, बहुत रेयरली। सो उस तरह से हमारे पास, जैसे दिल्ली में लेप्रोसी एक बीमारी का पहले कुछ भी नहीं होता था, अब दिल्ली में लेप्रोसी बहुत तेज़ी से इस बीमारी का हम देख रहे हैं बढ़ना। बैक्टीरियल डिजीज़ है। और उसके साथ ही जैसे काला आज़ार का दिल्ली एंडेमिक एरिया नहीं है, बट कुछ लोग जो एंडेमिक एरिया से आते हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इन राज्यों से जो लोग आते हैं, और काफ़ी लोग आते हैं तो जी। और वो जो आ जाते हैं तो उनके साथ बहुत बार मैनिफेस्टेशन डिजीज़ का तुरंत नहीं होता है, तो महीनों बाद उसका मैनिफेस्टेशन होता है। अगर आज किसी को सैंड फ्लाई ने काट लिया तो उसके महीनों बाद उसका मैनिफेस्टेशन होगा। सो वो इन्फेक्शन कैरी करते हैं। हाँ, और तो यहाँ रिस्क रह जाता है। बट जी, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन दैट वी नीड टू टेक, that people who are traveling from one state to another state, they may carry these vectors along with them. वेक्टर्स नहीं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो इसलिए जो वेक्टर है उसी से हमें बचना चाहिए। वो पैरासाइट्स आपको वैसे उनसे बात करने से, उनसे हाथ मिलाने से नहीं होगा। वो कोई वेक्टर चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, और वो मच्छर का काम है। तो अगर आपने मच्छर से बचाव कर लिया तो सारी बीमारियों से बच गए। आपने सैंड फ्लाई बाइटिंग से बचाव कर लिया तो सारी बीमारियों से बच गए। तो हमें वो बचाव करना है, तो ये ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट के क्या प्रयास हैं कि जो मच्छर को कंट्रोल करने के मतलब क्या क्या स्टेप्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे इसका प्रिवेंशन हो, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का? देखिए, लार्ज स्केल पे जी, सरकार ने इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम चला रखे हैं। हर बीमारियों के लिए अलग अलग से कार्यक्रम हैं।
अगर हम मलेरिया की बात करें तो इसमें हम इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि पूरी तरह से वेक्टर को कैसे मैनेज करें, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। हम मच्छर के ब्रीडिंग साइट्स को या मच्छर के पनपने वाली जगह को हम ऐसा रखें जहां मच्छर नहीं पनपे। उसके लिए जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं या लोकल जो गवर्नमेंट है उनके साथ जो है जहाँ भी मच्छर के पनपने की जगह हैं उसको हम केमिकल करते हैं, केमिकल से लार्वासाइड्स का यूज़ करते हैं, छिड़काव करते हैं हम इंसेक्टिसाइड्स का ताकि ये ना हो, फॉगिंग करते हैं ताकि ये ना हो। तो एक तो ये स्टेप हमारा है। दूसरा है जो हाईली एंडेमिक एरियाज़ हैं भारत के लिए, वहाँ हम प्रमोट करते हैं कि मॉस्किटो नेट्स का प्रयोग हो। जी, ओके। हाँ, मॉस्किटो नेट्स के प्रयोग हों। तो जहाँ जैसे दिल्ली जैसे शहर में है कि मॉस्किटो नेट आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत कम मच्छर हैं यहाँ। कुछ इलाके हैं, शायद अगर आप लोग वहाँ कभी गए हों, वहाँ बहुत मच्छर हैं। तो आप मच्छरदानी के साथ भी आप सो रहे हैं और आपके हाथ और आपके पैर अगर टच हो गए तो मच्छरदानी बिल्कुल चिपक जाता है, उसके बाहर से वो मच्छर काट लेते हैं। तो आपने शायद वो अनुभव किया है कि नहीं, मैं उस इलाके में जाकर के अनुभव किया है कि अगर हाथ टच रह गया तो उस पर बहुत बाइट्स आए। तो अब सरकार ने उसके लिए एलेलाइन इंट्रोड्यूस कर दिया, लॉन्ग लास्टिंग जो है इंसेक्टिसाइडल नेट्स। ओके, अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा इनोवेशन तो है। लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स में क्या होगा कि मच्छर अगर नेट्स पे बैठा, आपके बिल्कुल हाथ टच कर रहे हैं तो दूसरे साइड से काट नहीं, वो नेट पे बैठते ही मच्छर मर जाएगा या बेहोश हो जाएगा। तो उस खतरे से भी आप बच सकते हैं। तो मॉस्किटो, तो ये इस तरह के नेट्स अवेलेबल हैं? नेट्स अवेलेबल है। अच्छा, मैंने क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं था, बट ये अच्छी इनोवेशन है आई वुड से कि स्पेशली दिल्ली में तो काफ़ी मच्छर है। और तो एलेलाइन अगर चाहें तो यहाँ भी एलेलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक डेंगू की बात है, डेंगू से बचने के लिए आपको दिन में, ये डे बाइटर्स होते हैं, एडिस जो है डे बाइटर, तो ये डे बाइटर्स हैं। तो इनसे बचने के लिए अगर जो लोग दोपहर में सोते हैं दोपहर के भोजन के बाद, तो ध्यान रखें कि मॉस्किटो नेट अगर आप लगा लें तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं अगर संभव हो तो। और नहीं तो कोशिश करें कि आप नेट यूज़ कर रहे हैं और मच्छरों को आने से रोक रहे हैं। जी। स्कूल्स में भी आप ये गाइडलाइंस इशू करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि एक पर्टिकुलर सीज़न में जब ज़्यादा ये डिज़ीज़ फैल रही होती है तब आप स्कूल्स को भी निर्देश देते हैं कि बच्चों को किस तरह से ड्रेस करके आना है। हाँ, और क्या क्या प्रिकॉशन स्कूल के कई स्कूल्स में आता है कि आप फुल लेंथ के कपड़े और जी बिल्कुल, ये इस तरह के निर्देश जो हैं स्वास्थ्य विभाग से चले जाते हैं म्यूनिसिपैलिटी को, एनडीएमसी जैसे यहाँ हो गया, एसडीएमसी हो गया, तो उन्हें निर्देश चले जाते हैं कि आप कृपया स्कूलों में इस तरह के छिड़काव आप जल्दी कराएं, लोगों को ज़रूर आईसी के द्वारा इंफॉर्मेशन जो है उस पहुँचाएं लोगों को। तो ये ज़रूरी है। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी एमसीडी से लोग आते थे चेक करने के लिए कि कोई पानी जमा तो नहीं है, और इस तरह से गाइड भी करते थे। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा रिस्क किन ग्रुप्स में है या किन कम्युनिटीज़ में है? बिल्कुल, आपने ये बड़ा ही वाजिब प्रश्न किया है। सबसे अधिक अगर इसे प्रभावित है तो वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ प्रभावित होते हैं। उन बीमारियों को, जैसे अगर हम देखें लिम्फेटिक फाइलेरिसिस की बात करें, ये भी मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से बीमारी होती है, और ख़ासकर वो लोग, और ये 1-2 बाइट से नहीं पॉसिबल है, इसमें मोर देन 100 बाइट्स होने चाहिए। ओह अच्छा। सो ये जो बहुत रिपीटेड एक्सपोजर जब होगा तब जा कर के आपको लिम्फेटिक फाइलेरिसिस की बीमारी होती है। कालाजार, तो कोई उस तरह के एनवायरनमेंट में ही रह रहा है, बिल्कुल उस तरह से वो ज़्यादा रिस्क पे है। एग्जैक्टली। सो बगल से ड्रेन्स हैं या गंदे पानी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, क्यूलेक्स इस तरह के पानी में बहुत पनपते हैं और लोग बिल्कुल केयरलेस हैं, तो हमने देखा है कि इसमें मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोग काफ़ी इससे प्रभावित होते हैं। कालाजार है, इसको कहते हैं कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की बीमारी है। वो सैंड फ्लाई जो है वो दीवार, कच्चे मकान के दीवारों में वो रहते हैं जहाँ ब्रीड करते हैं। तो इसलिए उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। ऑफ कोर्स। हाँ। तो
आप बताइए कि क्या इम्पोर्टेंस है अगर सर्वेलेंस और कोई मॉनिटरिंग सिस्टम्स अगर हम जो गवर्नमेंट के हैं उसको कुछ और एनहांस करें तो क्या सिचुएशन बेटर होगी? देखिए, सर्वेलेंस तो अपने आप में भारत सरकार की, राज्य सरकार की या सभी स्तर पे टॉप प्रायोरिटी है। सर्वेलेंस तो रखना ही है। सो सर्वेलेंस को आप जितना स्ट्रेंथन कर सकें अपने लेवल पे, ये बहुत ज़रूरी है। और हर जगह हम डिजीज़ सर्वेलेंस करते हैं, वो सर्वेलेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो ज़रूरी है। और कोई बड़ी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी आई हो इस वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के कंट्रोल में या ट्रीटमेंट में जिसका आप जिक्र करना चाहें? देखिए, ब्रेक थ्रू तो समय से समय पर होती रहती है। जैसे LLIN का हमने कहा कि ये एक इस तरह का ब्रेक थ्रू है। अभी श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट जैसे काला आजार में पहले हम बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, अब एक सिंगल इन्फ्यूजन से। और एक मामला मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि झारखंड से एक व्यक्ति गोवा में जा कर के काम करता रहा, उसे बुखार बहुत दिन बुखार रहे। वहाँ के गोवा के डॉक्टर्स उसे समझ ही नहीं पाए। वो कभी कुछ समझ रहे हैं, कभी कुछ डायग्नोज कर रहे हैं, क्योंकि उस तरह के केसेस वहाँ नहीं होंगे, आते ही नहीं, तो उनके दिमाग में बात ही नहीं आई कि ये विशरल लिशमैनियासिस भी हो सकती है बीमारी। उसके बाद वो 15 दिन बाद आ गया घर, जो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स देखने के बाद से, और उसको एक साधारण सा मेडिकल ऑफिसर PHC में उसने टेस्ट किया और उसने कहा भाई तुम्हें तो काला आजार है, और वहीं लिटाया और इन्फ्यूज कर दिया, जो सेलाइन आपने देखा होगा। 1 घंटे में बीमारी की इलाज हो गई जी। तो इस तरह की जो नई चीज़ें आ गई हैं, तो अब सवाल है कि जब भी इस तरह की बीमारी हो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, PHC CHC में ज़रूर जाएं। तो ये बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं जिससे आप श्योर शॉट ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि हमें ग्लोबल बर्डन देखें इन वेक्टर बॉर्न डिजीज़ का, तो उसका क्या मतलब इंडिया के प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंट सिनेरियो है वहाँ बाकी कंट्रीज़ में, या हमारे जैसी ही स्थिति है वहाँ पर भी? देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें भारत सफलता हासिल कर चुका है, और एक बीमारी जिसकी चर्चा वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की हम लोग अभी कई बार कर चुके हैं, वो है काला आजार। तो विश्व का लक्ष्य है कि काला आजार 2030 तक इसको एलिमिनेट करना है, और भारत इस वर्ष के अंत तक करने जा रहा है। तो ये तो एक बड़ी वो है, जिम्मेदारी भी है और अच्छी बात भी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो भारत के लिए, और जैसा कि आप देखें स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार का पूरा ध्यान रखता रहता है कि इस कोई भी बीमारी अपना जो है पाँव न फैला सके यहाँ, और हम जितनी भी बीमारियाँ हैं कैसे उनको ख़त्म करें, कैसे कंट्रोल करें, कैसे एलिमिनेट करें। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पे इस तरह के कार्य चलते हैं। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री रेगुलर फॉलो करते हैं, और जिसका परिणाम है भारत सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, वो सचिव भारत सरकार हों या बाकी अधिकारी हों, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारा NCVVDC एक सेंटर है, या पार्टनर्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट, सभी मिलकर के सबके प्रयास से इस वर्ष संभव होने जा रहा है कि हम काला आजार जो विशरल लिशमैनियासिस है, ये मलेरिया के बाद सेकंड जो है फेटल डिजीज़, पैरासिटिक डिजीज़ को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो विश्व के संदर्भ में देखें तो ये हम ख़त्म करने जा रहे हैं। जो दूसरी एक परेशानी की बात है, और बाकी देशों में, बहुत देशों में है, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस की अगर हम बात करें तो ये 71 कंट्रीज़ में है। काला आजार 51 कंट्रीज में प्रेवलेंट है, पर इंडिया आप सोचिए कि इस वर्ष के अंत तक काला आजार के उस लिस्ट से निकल पालेगा। और एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एलिमिनेशन का है, WHO का कहना है कि अगर 10,000 के पॉपुलेशन में 1 से कम इंसिडेंस आपके यहाँ हो तो अब ये खात्मे की तरफ जा रहा है। तो हम वो अचीव करते हैं, उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। सो 1 से पर 10,000 में आप देखेंगे पॉपुलेशन में उसके इंसिडेंस और प्रेवलेंस कम होते जाते हैं। जी। तो वो हम अचीव करने जा रहे हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस जो है, जिसे हम हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं, एलिफेंटाइसिस जो है, जी आपने देखा होगा, बड़ा भयानक रूप ले लेता है। तो इससे जो है, इसमें भारत का जो शेयर है वो 50% से अधिक है।
ओह अच्छा, ये वर्ल्ड के ज़्यादा बर्डन में। हाँ, तो इससे हमें मुक्ति पाने के लिए भी समय लगेगा। इसमें समय अभी जो भारत सरकार की रणनीति है और राज्य सरकारों से मिल करके इसमें श्योर शॉट प्रिवेंशन है। इसमें भारत सरकार वर्ष में पहले एक बार करती थी, अब 2 बार शुरू कर दिया भारत सरकार ने, 10 फरवरी और 10 अगस्त को। वो एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं जो एंडेमिक एरियाज हैं, जो प्रभावित क्षेत्र हैं, तो वहाँ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं। और उसमें श्योर शॉट दवाइयाँ हैं, आप डीसी दे दें, अल्बेंडाजोल खिला दें सबको, और सबने अगर खा लिया तो बीमारी होगी ही नहीं। तो उस पे विशेष ध्यान है। तो ये प्रोग्राम हमारा कब से चल रहा है? ये प्रोग्राम तो पुराना है, पर अब इस पे हम काफी गंभीरता से काम शुरू तो हमें मतलब कुछ उसमें मिले हैं रिजल्ट्स की? वो हाँ, बहुत इम्प्रूव पॉजिटिव हुए हैं। हैं? इम्प्रूव हुए हैं और तो काफी हम ठीक उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और हमने अब इसकी गति को और बढ़ाया है। ये भी एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है जो 2030 तक लक्ष्य था। हम इसको 2027 का लक्ष्य लेकर के इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम खत्म करें। समय की सीमा है, तो एक आखिरी सवाल हमारा बचा है कि कुछ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के बारे में हम सुनते हैं न्यूज़पेपर्स में, एमर्जिंग और री एमर्जिंग, तो उसके बारे में भी हमारे श्रोता को बताइए। बहुत अच्छा है। जो री एमर्जिंग या री एस्टैब्लिश्ड बहुत सारे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कर जाती हैं, जैसे ही हमारा चाक चौबंद, जैसे ही हमारा सर्वेलेंस और ये कम हो जाता है और हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं, तो ये बीमारियां री एमर्ज कर जाती हैं। अभी कोई बाकी ऐसी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो है बहुत विशालकाय रूप नहीं ले रही है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। और बाकी वेक्टर बॉर्न के लिए जैसा कि मैंने आपसे आग्रह किया, अपने श्रोताओं से आग्रह किया था कि हमें इससे बचाव बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो है फुल बॉडी कवर करने के लिए आप कोशिश करें कि आप उस तरह के कपड़े भी पहन रहे हैं जिसमें फुल बॉडी आप कवर कर रहे हैं। आप मच्छरों से बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, और कभी कोई इस तरह की बीमारी हो तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा करके ज़रूर बताएं, और कोशिश करें कि आप इसका माध्यम नहीं बने, क्योंकि एक मच्छर जो है वेक्टर है। अगर आप ग्रसित हो रहे हैं तो आपको काट करके फिर और लोगों को भी काटेगा। तो आप इसका माध्यम न बने और सबको समझाएं, खुद भी समझें, और हम सब मिलकर के ये संभव कर सकते हैं कि वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से बचाव पा सकते हैं और रोक सकते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर राजीव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे श्रोताओं को। और इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे इतनी अच्छी जानकारी, और छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें रखना है और हम इनसे बचाव कर सकते हैं। जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। धन्यवाद।